इस पर कभी गौर किया है आप लोगों ने? जब भी अमेंडमेंट होता है तो उसका अमेंडिंग एक्ट पास होता है, और जब अमेंडिंग एक्ट पास होता है तो उसमें रिपील एंड सेविंग क्लाउज होता है। ऐसे हर एक्ट में, किसी भी एक्ट का स्कीम देखिएगा, स्पेशली प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंशियल लॉ भी जब चेंज होता है तो उसमें लास्ट में एक प्रोविजन होता है रिपील एंड सेविंग, हर एक्ट के पीछे में देखिएगा। तो रिपील एंड सेविंग इस बात के लिए दिया जाता है कि अगर पहले से कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका क्या आज एप्लीकेशन होगा कि नहीं, वो होली रिपील्ड है कि पार्शियली रिपील्ड है। और अगर होली रिपील्ड है या पार्शियली रिपील्ड है तो जो रिपील्ड प्रोविज़न है उसके अंतर्गत अगर पहले कोई एक्शन हो चुका है, जुडिशियल एक्शन हो चुका है, तो उसका क्या कंसिक्वेंस होगा, और अगर कोई पार्टी उसके हिसाब से एक्ट अपॉन कर गया है तो क्या उसका एक्शन सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट से नलीफाई हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आप लोग के जहन में आना चाहिए था। तो इसके लिए अमेंडेड जो प्रोविज़न है वो पहले देखना चाहिए। अभी जो सीपीसी आप देख रहे हैं तो जो अमेंडमेंट आया, जिस अमेंडिंग एक्ट से आया, वो अमेंडमेंट को जहाँ जहाँ अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है उसके प्रावधान के ऊपर उसका लिख दिया गया अमेंडेड प्रोविज़न को, और वही आप बुक में देखिएगा, ये नोटिफिकेशन निकाल के देखे हैं अभी आप लोग नेट पर, यही मिलेगा। और नीचे में मिलेगा कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2002 में। लेकिन ये कहाँ से आया, तो ये आया आपको अमेंडिंग एक्ट से। अमेंडिंग एक्ट का प्रोविज़न देखना पड़ेगा। इसमें लगता है कि यही नहीं, अमेंडमेंट जिस एक्ट से हुआ, सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट, वो 1999 का है। 1999 में ही अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, आप लोग जानते हैं कि नहीं। लेकिन वो बहुत दिन तक पेंडिंग रहा, इसलिए कि इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। जिस समय राम जेठमलानी लॉ मिनिस्टर थे यूनियन ऑफ इंडिया के, और कुछ ऐसा प्रावधान था जिसमें वकीलों को ऑब्जेक्शन था, वकीलों ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया था और केस भी फाइल किया था। तो उसके वजह से ये एप्लीकेशन और इन्फोर्समेंट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सस्पेंड किया गया था। और जब ऑब्जेक्शनेबल प्रोविज़न को, जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे हटा लिया गया, तब बाकी रिमेनिंग अमेंडेड प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट के रिट के डिस्पोजल के बाद पार्लियामेंट ने पास किया। इसीलिए जुलाई 2002 से इसका इफेक्ट है। तो उस अमेंडेड एक्ट जो है 1999 का, परहैप्स उसका 104 है एक्ट नंबर। इंटरनेट से अगर निकाल सकते हैं तो निकालिए। इस बुक में यहाँ पर जो मेरे पास है उसमें नहीं। सीपीसी अमेंडमेंट एक्ट नंबर 104 ऑफ 1999, नंबर हो सकता है गलत भी हो, लेकिन 99 का है अमेंडेड एक्ट। उसका रिपील एंड सेविंग में देखिएगा प्रोविजन में, उसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, 17 के प्रोविजन के बारे में। उसमें लिखा हुआ है कि जो सूट 1/7/2002 से जब अमेंडेड एक्ट का इन्फोर्समेंट हुआ, उसके पहले से अगर कोई सूट पेंडिंग है तो उसमें ये प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा, यानी कि लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगा। तो जब भी ऐसा केस आपके पास आएगा तो सबसे पहले इसी पर ध्यान जाना चाहिए। मिला आपको अमेंडेड एक्ट? हाँ, रिपील है, उसी में देखिएगा सब क्लॉज 2 जैसा पढ़िए तो। or repeal under
subsection 1 has taken effect and without prejudice to the generality of the provisions of section 6 of the General Clause Act 1897, 10 of 1897. ये कहता है सर, the provisions of section 26 of the Principal Act and of Order 4 of the first schedule as amended by the section 2 and 14 of this act shall not apply to or affect any suit pending immediately before the commencement of section 2 and section 14 and every such suit shall be tried as if हो गया, उसमें नहीं अप्लाई करें, सर आगे वाला पढ़िए। दूसरा कहता है the provisions of section 27 of the Principal Act as amended by the section 3 of this act shall not apply to the effect any suit pending immediately before the commencement of the section 3 and every such suit shall be tried as if section 3 had not come into force. उसके बाद सी में कहता है provisions of section 58 of the Principal Act as amended by section 5 of this act shall not apply to the effect any person detained in the civil prison. ये वाला डी कहता है the provision of section 60 of the Principal Act as amended by the section 6 of this act shall not exempt salary from attachment. उसके बाद ई कहता है section 89 of this rules 1A, 1B, 1C of order 10 of the first schedule as inserted in the Principal Act by section 7 and 20 of this act shall not affect any suit in which issues have been settled before the commencement of the section 7 and every such suit shall be dealt with as if section 7 and 20 had not come into force. कौन वाला पढ़े? अब देखिए बहुत सा सेक्शन का मिला है कि इसमें अप्लाई नहीं करेगा जो पहले से है, तो अब वो देखना है कि अमेंडमेंट का कहाँ प्रावधान है और उससे कवर्ड है कि नहीं। ऑर्डर 6 रूल 17 उसमें आप एस में है, एस में है ना, एस से आर में भी है। हाँ देखिए पढ़िए उसी को। The provisions of this rule 1 and 2 of order 60 70 वाला से एस हाँ, The provisions of this rule 1 हाँ, of order 17 of the first schedule हाँ, as amended by the हाँ, section 25 of this act shall not affect हाँ, any adjournment granted by the court and any cost occasioned by the adjournment granted by the court before the commencement of section 25 of the number of the adjournment granted earlier shall not counted for such purpose. ये सब है। ऑर्डर 6 रूल 17 चैप्टर में अमेंडमेंट एंड लिमिटेशन एक्ट 1963 है। नहीं वो ऑर्डर 6 रूल 17 कवर्ड है कि नहीं उसमें? देखना पड़ेगा। हाँ उसमें है, आप देख लीजिएगा सिर से। बी तक है, 22 वो है। हाँ हाँ उसी से कवर्ड है, आप जान लीजिए। अब फिर आपके पास अगर होगा ये अमेंडेड बुक होगा तो ये जो बुक अभी मेरे पास है एकेडमी का, इसमें अमेंडमेंट एक्ट का जो है प्रोविजंस नहीं लगाया गया है। अमेंडेड प्रोविजन को जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वहाँ इनकॉर्पोरेट कर दिया है, इसको लगाया नहीं गया। इसलिए यहाँ पर आप देखिए ऊपर के प्रोविजन से कोई लिमिटेशन नहीं है, एट एनी स्टेज है। नीचे के प्रोविजन जो प्रोविजन जोड़ा गया है उसमें क्या है, provided that no application for amendment shall be allowed after Amendment of Order 17. हाँ For sub-rule 1, the following shall be substituted, namely, the court may, if sufficient cause is shown at any stage of the suit, grant time to the वो तो अमेंडमेंट हुआ जो है ऊपर में, और वो जहाँ पर नहीं अप्लाई करेगा उसी सेक्शन में आपका है मिलेगा। अब देख लीजिएगा बात। अब अभी ये प्रोविजो को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलीजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ट्रायल। ये प्रोविजो आप पढ़िए और आपका जो सवाल है इसी से आंसर हो जाएगा। पहला मेन प्रोविजन से देखने से नहीं लगता है कि कोई लिमिटेशन है, लेकिन प्रोविजो से लगता है कि अमेंडमेंट शैल बी अलाउड, नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड। ऐसा लगता है कि मैंडेटरी है,
लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस, तो ऐसा नहीं है कि जब ट्रायल कमेंस हो गया तो आपको रिजेक्ट कर देना है। कई केस में हमने देखा है सीधे अमेंडमेंट लोग रिजेक्ट कर दिए हैं इसलिए कि ट्रायल कमेंस हो गया। और सिविल में ट्रायल कब कमेंस होता है जानकारी है आप लोगों की? नहीं, सेटलमेंट ऑफ इशू। और क्रिमिनल में ट्रायल कब कमेंस करता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, आप लोग तो सब जान रहे हैं। तो जब ट्रायल कमेंस हो गया और अमेंडमेंट आ गया तो इस प्रोविजो को अप्लाई करके स्टेट में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। पहले दो चीज देखना होगा कि ये सूट जो है 2002 के पहले का है या बाद का। अगर 2002 के पहले का है तो उसमें प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा। अगर 2002 के बाद का है तो प्रोविजो अप्लाई करेगा। अब अप्लाई करेगा तो फिर एक्सेप्शन का एक्सेप्शन भी है, उसमें लिखा हुआ है अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन। लैंग्वेज ऐसा यूज किया गया है जिससे पता चलता है कि प्रोविजो का ही एक्सेप्शन है। अगर ट्रायल कमेंस हो गया और 2002 का अमेंडमेंट का एप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि 2002 के बाद का सूट है इनफैक्ट, और ट्रायल भी कमेंस हो गया तो अलाउ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ही अलाउ हो सकता है अगर ये जो पिटिशनर है अमेंडमेंट का जो प्रेयर कर रहा है वो ड्यू डिलिजेंस अपना प्लीड करता है, जिसके वजह से वो दिखाता है कि हम देर से क्यों दे रहे हैं, समय पर क्यों नहीं दिए। अगर कोर्ट पाता है कि उनका जो एक्सप्लेनेशन है डिले का, उसमें वर्ड जो ड्यू डिलिजेंस है ही इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है, ये कोई लेम एक्सक्यूज यहाँ पर नहीं चलेगा। ड्यू डिलिजेंस मतलब हमने सावधानी बरता, हमने प्रयास किया, हमने कोशिश किया, हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं था, कुछ ऐसी बातें थी जो मालूम नहीं था जो बाद में अवेलेबल हुआ, या कोई डॉक्यूमेंट था, कुछ भी हो सकता है। उससे पता चलना कि इवन स्लाइटेस्ट डिलिजेंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द पार्टी अप्लाइंग फॉर अमेंडमेंट। अगर वो फैक्चुअल एस्पेक्ट को कोर्ट समझता है कि एक्सेप्टेबल है और रिलायबल है, तो ये प्रोविजो में जो कहा गया कि नहीं अलाउ होगा ट्रायल कमेंस के बाद, उसके अपवाद में मान करके अलाउ किया जा सकता है। तो अमेंडमेंट में दो बात देखना है। अब लेटेस्ट जो आज के तारीख में पोजीशन है, तो सबसे पहले ही देखना है कि 2002 के पहले का सूट है या बाद का। पहले का है तो एरिया अलग हो गया, उसमें ये प्रोविजो अप्लाई नहीं करेगा, टाइम लिमिट नहीं रहा। अगर बाद का है और टाइम लिमिट अप्लाई कर रहा है, प्रोविजो अप्लाई कर रहा है, चूँकि ट्रायल कमेंस हो गया है, तब उसके एक्सेप्शन में जाना होगा, ड्यू डिलिजेंस में देखना होगा। परंतु इस सब के बावजूद जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल जो कहता है, मैंडेट ऑफ लॉ जो है ये है कि वो रियल कंट्रोवर्सी को डिसाइड करने के लिए वो अमेंडमेंट जरूरी है। तब अब आपका केस जो है वो अमेंडमेंट का नहीं है। आपने जो प्रश्न किया, आप लोग भी सुनिएगा। आपका क्या नाम हुआ? रवि रंजन जी। कहाँ हैं आप? मोतिहारी। अकेले आप आए हैं मोतिहारी से? क्या और अफसर हैं? कौन कर हैं मोतिहारी से? हाथ उठाइए। अरे हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी मोतिहारी में हैं, अब रक्सौल है। अच्छा, और मोतिहारी प्रॉपर मोतिहारी? हाँ, अच्छा, वो कोर्ट अभी मोतिहारी में। नहीं, वहाँ से चांदनी बराबर फ़ोन करती है। चांदनी, वो चांदनी मुंसिफ है न, उसके यहाँ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केसेस सब है। और सब्स्टिट्यूशन पर ही एक पूछी थी, बड़ा इम्पोर्टेंट केस है वो। अभी मटेरियल आपको हम देंगे आप लोगों को। वहाँ के सबसे अच्छा वकील है शायद मंकेश्वर बाबू। मंकेश्वर बाबू ने एक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट का, और उस जजमेंट को उस केस के फैक्ट में वो दिखा करके ऑर्डर अपने पक्ष में लेना चाहते थे, लेकिन वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का उसमें अप्लीकेबल नहीं था। इसीलिए हम बाद में उसको डिटेल में समझाए।
सब्स्टिट्यूशन भी बड़ा टेक्निकल है, इससे ज़्यादा टेक्निकल है, सब लोग उसमें गलती करते हैं क्योंकि क्लैरिटी नहीं है लोगों में, इसीलिए। और दूसरी बात है कि कुछ तो नए जगह आप लोग जहाँ पोस्टेड है वहाँ पर वकील भी नए हैं, आपको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिलता है, और बहुत लोग बराबर पूछते रहते हैं, इससे भी हमको अंदाज मिलता है। अब इनका जो सवाल है सुन लीजिए। एक केस है जिसमें कि मरे हुए आदमी को डिफेंडेंट बना दिया गया, अब बाद में वो अमेंडमेंट का पिटिशन देते हैं कि अमेंड कर दिया जाए और डिलेटेड जो भी हो, यही ना आपका प्रश्न है। तो देखिए ये डायरेक्टली अमेंडमेंट से संबंधित नहीं, और सिविल प्रोसीजर कोड में या सिविल कोड रूल्स में कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं है और स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है कि अगर कोई आदमी सूट डेड पर्सन के खिलाफ ले आए तो उसके डिफेक्ट को कैसे रिमूव करें या उसको कैसे डिलीट करें या उसको अमेंड करें, क्या करें, वो अलग बात है। फैक्ट पर समझिए, अभी लॉ समझिए। हाई कोर्ट रूल्स में इसका प्रावधान है जो आपके लिए कोई रेलिवेंसी नहीं रखता है। वो हाई कोर्ट रूल्स में प्रावधान इसलिए है बना हुआ कि हाई कोर्ट में मैटर आने में बहुत समय लगता है, और ट्रायल के स्टेज में या अपील के स्टेज में अगर कोई पार्टी मर जाता है और ड्यू टू इनएडवर्टेंस ऑफ क्लाइंट या लॉयर कोर्ट के नोटिस में नहीं आता है, तो मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री बन जाती है या उसके पक्ष में डिक्री बन जाती है, और वो जो कैरी ऑन हो जाता है। लोअर कोर्ट के वकील को आजकल देख रहे हैं अवेयरनेस की कमी है, ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट का मैटर आता है। मैंने ऐसा कई केस में देखा है कि अगर मर गया व्यक्ति और फर्स्ट अपील फाइल कर रहा है तो डिग्री में मरे हुए का नाम है, तो उसको चूंकि मालूम नहीं है क्या करना चाहिए, तो मरे हुए व्यक्ति को ही पार्टी बना देता है, और बाद में जब नोटिस या समन्स जाता है, रिपोर्ट आता है कि मरे हुए हैं, तब सब्स्टिट्यूशन करता है। ऐसा हाजीपुर का 2 केस और एक पटना सिटी का 3 केस अभी मेरे पास हाई कोर्ट में सेकेंड अपील में है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेज यानी कि ट्रायल स्टेज में और फर्स्ट अपलेट कोर्ट में भी लोग मर गया, मरे हुए आदमी का नाम कंटिन्यू कर रहा है। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है, उसका बहुत फार रीचिंग कंसिक्वेंसेज होता। अगर हाई कोर्ट में, चूंकि हाई कोर्ट में डिटेक्ट हो जाता है सब, अगर हाई कोर्ट में अगर प्रॉपर जानकार वकील नहीं रहे तो फिर उसका फेट बड़ा डूम्ड होता है, वो केस का वो क्लाइंट, जेन्युइन बोनाफाइड क्लाइंट भी लूज कर जाएगा मैटर। इसलिए कोर्ट की भी ड्यूटी है, आप लोग अभी से सावधान रहिए, यंग ऑफिसर हैं, जब जजमेंट लिखने के पहले एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए। और दूसरा, आजकल जो जजमेंट लिखा रहा है इवन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में, तो जजमेंट में ही सारा पार्टी का नाम दिया रहता है। पहले ये ट्रेंड नहीं था, जिससे केस रेफरेंस दे दिए, टाइटिल सूट नंबर 10/25 राम प्रसाद वर्सेस मोहन सिंह, बस हो गया ऊपर का, उसको टाइटिल या हेड नोट कहते हैं या केस रेफरेंस जो भी कहिए। और आजकल है कि जितना प्लेंट में और WS में पार्टीज़ है, अगर मर रहा है या अमेंडमेंट हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो सबका नाम कटिंग होकर के आ जाता है, वो जजमेंट में आपका रिफ्लेक्ट करेगा। उसके पीछे कई कारण हैं जिससे पता चलेगा प्रिजाइडिंग जज को जजमेंट लिखने के समय कि कौन आदमी मरा है, नहीं मरा है, अगर मरा हुआ है तो सब्स्टिट्यूशन हुआ कि। ऐसा भी केस मैंने देखा है जिसमें सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल हुआ लेकिन कोर्ट का आदेश नहीं हुआ, जजमेंट पास हो गया, डिग्री बन गई, मरे हुए गए। अभी पॉइंट रेज किया गया, अभी एक भागलपुर का केस है मेरे पास, उसमें इसी पर बहस ही चल रहा था एंड सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसी पर फ्रेम हो रहा था। भागलपुर से है कोई? नहीं है? हाँ। और भागलपुर का मैटर है, आप लोग से कंसर्निंग है, उस सब जज कोर्ट का था, उसके बाद अपील हुआ, अपील से जजमेंट पास हो गया, उसके बाद सेकेंड अपील में आया, सेकेंड अपील के बाद उसमें रेस्टिट्यूशन चल रहा था और आदमी मरा हुआ है वो ट्रायल के स्टेज से ही, सोच लीजिए, और सब जगह मरे हुए आदमी का कैरी ऑन हो रहा है। हाई कोर्ट में प्ली लिया गया कि इंटायर अपील हैज अवेटेड, डिक्री हैज बिकम नलिटी बिकॉज इट वाज पास्ड अगेंस्ट ए डेड पर्सन। ये सब बहुत सा सिचुएशन आता है, इसलिए इसी समय ध्यान देने की। दूसरा क्या है, आप देखिएगा ऑर्डर 41 में जहां अपील का प्रोविजन है, फर्स्ट अपील जो होता है, सेक्शन 96 रेड विथ ऑर्डर 41, तो अपीलेट कोर्ट में जब भी अपील होता है CPC के अंतर्गत, तो अपील इज अगेंस्ट डिक्री ओनली,
except certain orders which are provided as appealable order in view of order 43 CPC। 43 CPC के लिए है कि किसी किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील लाई करता है, बट जनरल प्रोपोजिशन लॉ है कि अपील इज ऑलवेज फाइल्ड अगेंस्ट डिक्री। अब क्वेश्चन ये है कि डिक्री अगर डिफेक्टिव है या डिक्री अभी नहीं बनी है और अर्जेंट रिलीफ लेना है, तो इसके लिए एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, 95 का ही जजमेंट है। उसने कहा कि ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट होता है, इट इज़ डिक्री। डिक्री में क्या रहता है, जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन ही डिक्री में इंक्लूड किया था। डिक्री क्या है, डिक्री के डिफिनेशन में लिखा हुआ इट इज़ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द जजमेंट। तो फॉर्मल मीन्स देयर इज ए फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर CPC। डिग्री का फॉर्म है, अगर प्रीलिमिनरी डिग्री होगा तो कैसा है, फाइनल डिग्री होगा तो कैसा है, मनी सूट का है तो कैसा है, मॉर्गेज सूट का, सबका डिग्री का अलग अलग फॉर्मेट है। और आप लोगों को तो कई बार क्लास में बता चुके हैं कि CPC का जो 3 पार्ट है उसमें जो फॉर्म्स वाला पार्ट है उसका भी स्टैट्यूटरी फोर्स है, कंसर्निंग प्रोविजन भी बता चुके हैं। आप लोग को अगर भुलाए नहीं होंगे तो याद होना चाहिए। तो उस फॉर्म के ऊपर प्लेंटिफ डिफेंडेंट का नाम, रिलीफ, सूट का वैल्यूएशन, ये सब लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ जजमेंट लिख दिया जाता है, वही डिक्री है। तो जब जजमेंट का वो एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है तो प्रैक्टिकली जजमेंट इज इटसेल्फ ए डिग्री। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया तो बाद में अमेंडमेंट आ गया ऑर्डर 41 में। अब जहाँ पर लिखा हुआ था दी अपील शैल बी प्रेफर्ड अगेंस्ट डिक्री, उसको काट करके कर दिया गया है अगेंस्ट जजमेंट। यानी कि हम लोग अभी हाई कोर्ट में जजमेंट डिक्री बना नहीं बना, हम लोग जजमेंट के अगेंस्ट में अपील फाइल करके और स्टे वगैरह कराना होता है करा देते। तो ये आप लोग को सिर्फ पासिंग रेफरेंस में जानकारी के लिए बता दिए कि असल है जजमेंट, और जजमेंट में ही मरे हुए व्यक्ति के बारे में ये सब जानकारी हो जाएगा। अगर आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि कोई सब्स्टिट्यूशन पिटीशन पेंडिंग है कि नहीं, उस पर ऑर्डर हुआ है कि नहीं, हो सकता है पहले से पेंडिंग हो, आपके यहाँ केस बाद में ट्रांसफ़र हो गया हो, आप पिछला रिकॉर्ड नहीं देखे, ओवरलुक कर गए, तो ये सब गलती होने के समान। तो एटलीस्ट जजमेंट के समय में इसको देखा कीजिएगा। अब इनका केस डायरेक्टली अब आते हैं कि पहले मर गया। अब ये अलग बात है उसने जानबूझ के मरे हुए आदमी को बनाया या बाद में उसको पता, इट इज़ इमैटेरियल। तो मरे हुए आदमी को आया तो इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, इसमें नहीं अप्लाई करेगा। क्यों नहीं अप्लाई करेगा बोलिए? हाँ, जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ये सूट और अपील मरेगा तभी ऑर्डर 22 अप्लाई करेगा। तो पहले से मरा हुआ था। दिस इज immaterial whether it was known to the plaintiff or not known to the plaintiff, but it is a fact that the person who has been pleaded as a defendant was dead on the time and date when the plaint was presented। तो मरे हुए अगेंस्ट के व्यक्ति के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल नहीं सकता। तो जिस समय पता चलेगा, इट इज द ड्यूटी रादर ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट ऑल्सो टू डिलीट द नेम ऑफ डेड पर्सन एंड परमिट द प्लेंटिफ टू ऐड। तो इसमें ऐड हो जाएगा 1 Rule 10 में। वो वर्ड अगर गलत लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। सब्स्टिट्यूशन अगर गलत लिखा है तो आप उसको करेक्ट कर दीजिए, ऑर्डर में लिख दीजिए, या उनको कह सकते हैं जा कि वकील साहब दूसरा पिटीशन दे दीजिए। सब्स्टिट्यूशन नहीं करके ऑर्डर 1 Rule 10 दीजिए। दिस ये जो प्रोसीजर लॉ है वो जस्टिस के लिए है, और जज को जस्टिस ओरिएंटेड होना चाहिए, टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहिए। वो जो केस बता रहे थे मोतिहारी का, उसमें एक जजमेंट भी वकील साहब ने दिया था। फैक्ट थोड़ा सा समझिए। वो जजमेंट अभी आप लोग को पास ऑन करेंगे, जो हमने लिख करके दिया था कुछ पॉइंट्स आप लोग को समझने के लिए। एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अगर रॉन्ग प्रोविजन ऑफ लॉ लिख दिया या कोई प्रोविजन ऑफ लॉ लिख दिया, नहीं लिखा, तो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोर्ट को देखना चाहिए कि किस प्रोविजन में होता है। बहुत दिन पहले की बात है, लगभग 10 साल पहले एक अरेराज मठ का केस था। अपील में हम बहस करने गए थे मोतिहारी, तो वहाँ पर कुछ वकीलों ने हमसे कहा था कि एक कोई प्रिजाइडिंग अफसर थे, नाम याद नहीं है, वो जितना पिटीशन फाइल होता था अगर उसमें रॉन्ग प्रोविजन ऑफ लॉ रहता था इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर देते थे। तो हमको बड़ा ताज्जुब लगा। तो कुछ जजेज लोग हमसे मिलने के लिए आए जहाँ हम ठहरे हुए थे, उन लोग को हमने चर्चा किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाद में हम क्लास भी, जो भी नेक्स्ट क्लास पढ़ा उसमें हम इसको हाईलाइट किए थे। तो नाउ
अभी रिपोर्ट मिला है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सा जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि नन मेंशनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ और रॉन्ग मेंशनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ इज नॉट मटेरियल। इसलिए ये अगर वकील साहब गलत लिखे हैं तो उनको परमिट कर दीजिए कि करेक्ट कर दिए। तो उस केस का हम इसलिए फोकस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस का, जैसा कि रोज हो रहा है। उस पर्टिकुलर केस में 6 महीना हो गया था, 6 महीना तक सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं पड़ा। तो आप जान लीजिए कि अगर सब्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं पड़ा तो क्या होगा, अवेट कर जाएगा। अब अवेट कर गया तो क्या कंसिक्वेंस होगा, सूट खत्म हो जाएगा। अब प्रोसीड कोर्ट नहीं कर सकता है अवेटेड सूट में, तो रिकॉर्ड कहाँ जाएगा, रिकॉर्ड रूम में चला जाएगा। लेकिन अवेट कर गया, इसके लिए कोई जुडिशियल ऑर्डर पास करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं? देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू पास ए जुडिशियल ऑर्डर रिगार्डिंग अवेटमेंट ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग। अवेटमेंट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। ये पहला प्रिंसिपल ऑफ लॉ हुआ। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम द कोर्ट हैज टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ दैट अवेटमेंट। अदरवाइज क्या होगा, अवेटेड सूट प्रोलॉन्ग करते रहेगा। अब बाद में अगर ओवरलुक हो गया तो उसमें कोई ऑर्डर भी पास हो जाएगा, ट्रायल भी शुरू हो जाएगा, आर्गूमेंट भी हो जाएगा, जजमेंट भी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी केसेज आया। तो कॉग्निजेंस इसलिए कि वो रिकॉर्ड के, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज नॉट मेंशन ऑन द फोरहेड ऑफ द रिकॉर्ड। पेरुमल भागवती के केस में अभी आप लोग को देंगे हम, वो नहीं कहा समझा जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि पहले अवेट कर गया, आज आपके पास आप ट्रांसफ़र होके आ जाए या रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होके आपके पास आया, आप पूरा एग्जामिन नहीं किया, वो ऑलरेडी अवेटेड था, आप प्रोसीड कर गए, वकील ने नहीं बताया, जानबूझ के नहीं बताया, या उन लोग को भी पता नहीं था कंसिक्वेंसेस, कुछ भी हो सकता है, आप प्रोसीड कर गए। तो इंटायर एक्सरसाइज ये फुटाइल, अवेटेड सूट में कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए कहा गया है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द कोर्ट हैज़ टू टेक कॉग्निजेंस दैट इट इज ए अवेटेड मैटर, सूट हैज ऑलरेडी अवेटेड और अपील हैज ऑलरेडी अवेटेड। तो वो एक लाइन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सो दैट द रिकॉर्ड में बी कंसाइन टू द रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड चला जाए, अदरवाइज रिकॉर्ड तो चलते रहेगा। तो रिकॉर्ड रूम में भेजने के लिए आपके एक डिस्पोजल में भी काउंट हो जाएगा, इसलिए उसमें देर नहीं करना। अवेटेड है तो तुरंत कॉग्निजेंस लेना। तो उस केस में क्या था, परहैप्स 6 मंथ्स गुजर गए थे। 6 मंथ्स के बाद वो आया था। अभी एक आज सुबह सुबह की बात है, कितना कन्फ्यूजन है इसलिए हम उदाहरण से समझाते हैं। आज सुबह सुबह की बात है, सब्स्टिट्यूशन पर एक बहुत सीनियर सब जज, बहुत इंटेलिजेंट, पटना से उन्होंने एक सवाल किया। वो भी दोनों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बता रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि 2 व्यक्ति था, दोनों मिल के प्लेंट फाइल किया था, एक व्यक्ति मर गया, तो दोनों प्लेंटिफ का एक ही लॉयर थे। सेम लॉयर ने सब्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल किया मरे हुए व्यक्ति के वारसान को जोड़ने के लिए। अब आपसे हम पूछते हैं, तब हम एक्सप्लेन करेंगे, क्या वो पिटीशन मेंटेनेबल है प्राइमा फेसी? टाइम के अंदर, टाइम के बाहर, ये छोड़ दीजिए। अभी फिर से सवाल रिपीट करते, आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत टेक्निकल है, आपस में बात नहीं कीजिए। अब बाद में जब प्रॉब्लम आएगा तो कोई फैकल्टी आपको नहीं बताएंगे, सिर्फ RKP सिंह, नहीं तो मेरा वीडियो देखिएगा। आपको याद है ना, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रेटर्निटी, कितने लोग आप किए हुए हैं सब्सक्राइब? आधा भी नहीं किए हैं, बाकी लोग अभी कर लीजिए। आज सुने हैं कितना लोग? एक भी नहीं, किन्हीं को फुर्सत नहीं मिलता है। हाँ। इसलिए जब सवाल पूछते हैं तो हम पहले यही जवाब देते हैं कि आप वीडियो में देखिए, इस पर मेरा क्लास है, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके भसीन साहब जो यहाँ पर थे डिप्टी डायरेक्टर इतना दिन, वो APO थे, 17 साल तक दिल्ली में क्रिमिनल प्रैक्टिशनर थे, सिविल का कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब डायरेक्ट ADJ बने तो उन लोग के बैच का क्लास मैक्सिमम मेरा लिया हुआ है, लगभग 75 या 100 लेक्चर उन लोग के क्लास में मेरा है। वो लेक्चर जो है ऑडियो में है, इसलिए वो अपलोड नहीं हो सका। एक लेडी ऑफिसर थी, वो दिल्ली चली गई, उन्होंने पेन ड्राइव में हमको दिया था जाने के समय कि सर आपका पूरा लेक्चर वो क्लासरूम में रिकॉर्ड करती थी, इसी पर बैठती थी सामने में और मोबाइल से रिकॉर्ड करती। जाने समय में पेन ड्राइव में हमको दिया था।
हम उनको बोले कि मैडम कितना पैसा, बोले सर गुरु दक्षिणा में दे रहे हैं। वो अभी रखे हुए, उसका अपलोड नहीं हुआ है। उन लोग का बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक पर क्लास लिया गया था। तो वसीम साहब सासाराम में थे और उसके बाद यहाँ आए। यहाँ फर्स्ट डे हमसे मिले, कहें सर हमने 78 सिविल अपील डिस्पोजल किया है और हर बार आपके वीडियो का सहारा लिया, जो प्रॉब्लम हुआ उसमें सब सॉल्यूशन हमको मिल गया। तो कितना इफेक्टिव है। पढ़ने से आप जितना नहीं समझिएगा उससे ज़्यादा आसानी से आप वो समझ लीजिएगा। और हर स्टेज में टेक्निकलिटी इतना है लॉ का कि जब तक अनुभव आपको नहीं होगा और एक तरीका पढ़ने का नहीं मालूम होगा तो आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। और पहली बात है कि फोबिया निकाल दीजिए कि सिविल बहुत डिफ़िकल्ट है। हमारा जस्ट उल्टा व्यू है। और कभी वैसा क्लास लंबा, एक तो हम लोग का शॉर्ट क्लास लगाया गया। जब भी हम क्लास लेते हैं 4-5 क्लास एक साथ लेते हैं तब टॉपिक कवर होता, और टाइम के कमी की वजह से। दूसरा ये लेट से गाड़ी भी गई और रास्ते में भी लेट हुआ तो मेरा मैक्सिमम टाइम बर्बाद हो गया। और 4 टॉपिक है, कवर करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है शॉर्ट में बताना। लेकिन हर चीज़ को इस तरह से बताने का हम प्रयास करते हैं कि आपको कहीं किताब देखने का, कन्फ्यूजन रूलिंग वगैरह का कुछ ज़रूरत नहीं पड़े, खुद आप देख लीजिएगा। आपको तो सारा चीज़ है टिप्स पर, फिंगर टिप्स पर है। जो जजमेंट चाहिए, जो एक्ट चाहिए देख लीजिएगा। जहाँ डाउट हो देख, हाँ बार बार बुक पढ़ना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। जहाँ डाउट हो क्लैरिटी के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ने से अवॉइड नहीं करना। इवन डिस्कस भी करना चाहिए अपने कलीग से या सीनियर ऑफिसर से भी डिस्कस करना चाहिए, राय लेना चाहिए। अगर कहीं उसके बाद कंफ्यूजन हो तो फिर अंतिम सीढ़ी में तो हम ही, हमसे आप डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब अवेलेबल है। बहुत से लोग व्हाट्सअप से भी जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 2 सब्स्टिट्यूशन का उदाहरण देके समझा रहे हैं, क्योंकि एक अमेंडमेंट पर और विशेष नहीं बताना था। अमेंडमेंट बाकी सब आप लोग जान रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें गलती हो रही इसलिए बता रहे हैं। एक केस बताए जो अभी रिसेंट पटना का है, आज का कंसल्टेशन एंड डिस्कशन है। एक व्यक्ति मर जाता है और जो वकील साहब हैं प्लेंटिफ के, वो फाइल करते हैं सब्स्टिट्यूशन पिटीशन, कोई वकालतनामा भी नहीं देते हैं। क्या मेंटेनेबल है? आप लोग बोलिए ना, तब न समझेंगे कि आप लोग समझ रहे हैं। थोड़ा सा जवाब दीजिए। दो आदमी सूट फाइल किए थे, उसमें से एक आदमी मर गया। और एक आदमी मर गया तो जो वकील साहब प्लेंटिफ के थे वो दोनों के ही थे। तो चूंकि उनका दोनों के प्लेंटिफ के वकील थे, उन्होंने फाइल कर दिया। मेंटेनेबल नहीं है। आंसर आपका सही है। आप लोग इस आंसर से सहमत हैं? आप लोग जान रहे थे तो बोल क्यों नहीं रहे थे? हम समझ रहे थे आप लोग नहीं जान रहे हैं। अब 2 ही चीज़ होगा, अगर आप लोग नहीं बोलिएगा तो हम समझेंगे कि आप लोग सब जानते हैं, या नहीं जानते हैं तो हम भी कंफ्यूजन में रह जाएंगे। यस और नो बोलना चाहिए ना। तो हम अगर नहीं जानते तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, शर्म की क्या बात है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। हम लोग सब स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं। मरते इस प्रोफेशन में आए तो मरने के पहले तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर नौकरी ख़त्म हो गया और उसके बाद दूसरा चीज़ रिटायरमेंट लाइफ लीजिएगा तो नहीं पढ़ना, ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर प्रोफेशन में रहेगा सम हाउ अदर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, उससे छुटकारा नहीं है। तो आप रीज़न बताइए, आप सुनिए इनसे, अब बताइए क्यों नहीं मेंटेनेबल है। जिसके प्रति जो बचे हुए हैं ना, उनके फेवर में वो सब्स्टिट्यूशन आएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। हाँ, क्लियर कीजिए। हाँ, 2 आप लोग सुनिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आपके कलीग हैं, सीनियर आप लोग से होंगे शायद, एक ही बैच के आप लोग हैं। हाँ ठीक है। खैर बाई अपीयरेंस सीनियर है, मान लीजिए। उम्र में भी सीनियर होता है, ज्वाइनिंग में भी सीनियर होता है। सीनियरिटी का बहुत क्राइटेरिया है। तो सीनियर सब्जेक्ट्स का प्रॉब्लम था, जब उनको दिक्कत हुई इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोग से सबसे चाह रहे हैं अटेंशन लीजिए और समझिए। ये सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया स्टेट में कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, रिजेक्ट होना चाहिए। अब रिजेक्ट होना चाहिए तो ऐसा जुडिशियल डिस्क्रिशन नहीं ना कि हमारा डिक्टेटरशिप है कि पिटीशन इज रिजेक्टेड, पिटीशन इज अलाउड। योर जजमेंट और ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड बाय रीजन्स and that reasons must be assigned on the basis of factual scenario coupled with the relevant provision of law.
तब ने सारा चीज फेवर में रहेगा, तब जुडिशियल डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो आपने कहा कि ठीक है रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने का ग्राउंड आप बताइए। हाँ, बायस वगैरह का कोई प्रावधान नहीं था, यू आर नॉट क्लियर ऑन योर व्यू। देखिए अब एक एक चीज के आप समझिए, सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 22 का प्रोविजन ध्यान में रखिए, पढ़े हैं तो, नहीं तो हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ऑर्डर 22 का एप्लीकेशन कब होता है? जब कोई पार्टी, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, अपलेंट, रेस्पोंडेंट जो भी मरता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट ऑफ अपील, और अगर उसका राइट टू सू सर्वाइव करता है, सर्वाइविंग प्लेंटिफ को राइट टू सू सर्वाइव करता है सर्वाइविंग प्लेंटिफ को, तो सूट कंटिन्यू करेगा। अगर सर्वाइविंग प्लेंटिफ को नहीं करता है तो सूट कंटिन्यू करेगा कब? जब जिसको राइट टू सू एक्रू किया वो सब्स्टिट्यूट होगा। समझे? जैसे ये एक प्लेंटिफ है, वो मर गया, अकेला है, तो हाँ तो समझ जाइएगा वो मर गया, तो उसका जो राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है ये कैसे समझ में आएगा? तो उसका नेचर ऑफ रिलीफ क्या था सूट में, जो नेचर ऑफ रिलीफ था उसके हिसाब से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सनल केस लाया डिफामेशन का, तो पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, डिफामेशन हुआ ए का, तो उसका डिफामेशन का वो राइट टू सू उसके बेटा बेटी बी सी डी को नहीं जाता है, तो हर राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है, तो खत्म हो जाएगा केस। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है और उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट पास ऑन होता है उसके एयर्स दीगर रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो राइट टू सू है, उसको सर्वाइव कर रहा है, तो वो एयर्स आकर के देगा। तो रूल 2 जो कहता है कि अगर सर्वाइव करता है सर्वाइविंग को पास प्लेंटिफ को, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सूट कंटिन्यू कर देगा, नाम कट जाएगा। रूल 3 कहता है कि अगर प्लेंटिफ मरेगा और राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है सर्वाइविंग प्लेंटिफ को, तो उसके जो रेयर्स को राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है वो रेयर्स आकर के देगा। अब अलग अलग समझिए, एक मोतिहारी का केस जहाँ सोल प्लेंटिफ और एक पटना का केस जहाँ 2 प्लेंटिफ, तो सोल प्लेंटिफ में क्या ऑप्शन है? दोनों में एक प्रिंसिपल कॉमन है, दोनों के वकील जो फाइल किए प्लेंट, जैसे ही क्लाइंट मरेगा वकालतनामा टर्मिनेट कर जाता है। ये जानते हैं कि नहीं? द लॉयर हैज सीज्ड टू any subsisting contract between the client to represent the interest of the client in a court of law as soon as the client dies, or in reverse case if the lawyer dies also वकालतनामा terminated। तब वकालतनामा टर्मिनेट कर गया, तब सेम वकील जो पटना का केस है वो कैसे फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। तब क्वेश्चन होगा कि दूसरा प्लेंटिफ तो है और उसको दोनों प्लेंटिफ का वकालतनामा था, ज्वाइंट प्लेंटिफ है, तब वहाँ पर देखा जाएगा कि दोनों प्लेंटिफ का ज्वाइंट इंटरेस्ट है या सेवरल इंटरेस्ट है, यानी कि सेपरेबल इंटरेस्ट है। तो उस केस का जो फैक्ट था वो सेपरेट इंटरेस्ट वाला केस था। सेपरेट इंटरेस्ट ऐसा था कि दोनों व्यक्ति ने कोई बयाना किया था ज़मीन खरीद बिक्री का, और वो बयाना में कुछ पैसा दिया था, लेकिन वो पार्टी ने सेल डीड नहीं लिखा, तो जो पैसा बकाया था दोनों का 2 अलग अलग एग्रीमेंट था, तो दोनों ने बकाया राशि के वसूली के लिए अपने अपने राशि का अपने अपने डीड के हिसाब से सूट फाइल करना चाहिए था अलग अलग, लेकिन ज्वाइंट कर दिया। रॉन्गली या राइटली नहीं देखा गया। ये हो जाता है मिस ज्वाइंटर ऑफ काउज ऑफ एक्शन। 2 व्यक्ति है, 2 डीड है, 2 डेट का काउज ऑफ एक्शन है, डिफरेंट अमाउंट है, एक सूट फाइल हो गया, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लास्ट स्टेज में ये डिटेक्ट हुआ जब सब्स्टिट्यूशन का मैटर आया, 10 साल या 5 साल पुराना मैटर है। तो जहाँ पर कॉमन इंटरेस्ट है, ज्वाइंट एंड कॉमन इंटरेस्ट है,